नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं प्रीति सिंह। अगले आधे घंटे में होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। राज्यों की सुर्खियों और मौसम के हाल पर भी डालेंगे नजर। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। 12 और 13 जनवरी को वर्चुअल माध्यम से वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ सम्मेलन की मेजबानी करेगा भारत। समिट का मुख्य विषय यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस। शासनाध्यक्षों के स्तर के सत्र में प्रधानमंत्री रहेंगे शामिल। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मुख्य सचिवों का दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन। रोजगार सृजन और समावेशी मानव विकास की वृद्धि पर जोर। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी में गति लाने के लिए एक और पहल। मणिपुर में 1311 करोड़ रुपए की 21 विकास परियोजनाओं का गृह मंत्री ने किया उद्घाटन और शिलान्यास। कहा, बीजेपी सरकार ने राज्य से उग्रवाद का किया सफाया। जारी रहेगा असम मेघालय सीमा समझौता। हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। असम और मेघालय के बीच सीमा विवाद करीब 50 साल पुराना। और देश की आर्थिक वृद्धि दर 2022-23 में 7% रहने का अनुमान। आईएमए सम्मेलन में आरबीआई गवर्नर का संबोधन। कहा, डिजिटल करेंसी और रुपए के ट्रेड में है बड़ी संभावनाएं। भारत 12 और 13 जनवरी को डिजिटल माध्यम से वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसमें विकासशील देशों को अपने मुद्दों, चिंताओं और प्राथमिकताओं को रखने का मौका मिलेगा। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने यह जानकारी दी है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 120 देशों को आमंत्रित किया गया है। इस सम्मेलन का मुख्य विषय यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस है। विदेश सचिव ने बताया कि इस सम्मेलन में वैश्विक दक्षिण सहित विकासशील देशों को अपने मुद्दों, चिंताओं और प्राथमिकताओं को रखने का मौका मिलेगा। डिजिटल शिखर बैठक में 10 सत्र होंगे, जिसमें 2 सत्र शासनाध्यक्ष स्तरीय होंगे, जबकि 8 सत्र मंत्री स्तरीय होंगे। शासनाध्यक्षों के स्तर के सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। The Voice of Global South Summit is India's endeavor to provide a common platform to deliberate on these concerns, interests, and priorities that affect the developing countries. Also, to exchange ideas and solutions, and most importantly, to unite in voice and purpose in addressing these elements of our concerns and priorities. India will work to ensure that the valuable inputs generated from partner countries in the Voice of Global South Summit deliberations receive due cognizance globally. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुख्य सचिवों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए टीम भावना मजबूत करने का ये एक शानदार मंच है। प्रधानमंत्री ने इस बैठक से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी साझा की। मुख्य सचिवों के इस राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत 5 जनवरी को हुई थी। मुख्य सचिवों का इस तरह का पहला सम्मेलन जून 2022 को धर्मशाला में आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी में गति लाने के लिए एक और पहल है। इस 3 दिवसीय सम्मेलन का केंद्रीय विषय राज्यों की साझेदारी के साथ तेज और सतत आर्थिक विकास हासिल करना है। सम्मेलन में केंद्र सरकार, मुख्य सचिव और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और विषयगत विशेषज्ञों को मिलाकर 200 से अधिक लोग हिस्सा ले रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि राज्य में बीजेपी सरकार ने मणिपुर को उग्रवाद और बंद से पूरी तरह से मुक्त कर दिया है और उसे विकास की राह पर लेकर आई है। राज्य में 1300 करोड़ रुपए की 21 परियोजनाओं का डिजिटल माध्यम से उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद बिष्णुपुर जिले के मोइरांग में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने उग्रवाद का सफाया किया और राज्य के 6 जिलों से सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम या आफ्स्पा हटाया। अमित शाह ने कहा कि सरकार ने 8 साल से भी कम समय में पूर्वोत्तर में 3.45 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 51 बार क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के नेतृत्व में सड़क, रेल और हवाई संपर्क कई गुना बढ़ा है।
भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में। जब मैं पार्टी का अध्यक्ष था, हम मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे थे, तब हमने कहा था कि हमें एक बार मौका दीजिए, ये मणिपुर को बंद और ब्लॉकेड से बंद मुक्त कराएंगे, मणिपुर से आतंकवाद को समाप्त कर देंगे और मणिपुर को विकास के रास्ते पे ले जाएंगे। मैं आज आप सभी को पूछना चाहता हूं, लगभग 6 साल होने को आए हमारे बीरेंद्र सिंह के शासन को, कभी भी कर्फ्यू, ब्लॉकेड और आतंकवाद का सामना मणिपुर ने करना पड़ा है क्या? जरा जोर से बोलिए, करना पड़ा है? हमने वादा किया था मणिपुर को आतंकवाद और बंद से मुक्त कराएंगे। आज मणिपुर पूर्णतया आतंकवाद और बंद से मुक्त होकर मोदी जी के नेतृत्व में, बीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में विकास के रास्ते पर आगे चढ़कर। इससे पहले गृह मंत्री ने मोइरांग स्थित भारतीय राष्ट्रीय सेना मुख्यालय का दौरा किया और वहां 165 फुट ऊंचा तिरंगा फहराया। उन्होंने कहा कि मोइरांग को पर्यटक स्थल के तौर पर विकसित किया जाएगा। उन्होंने एक स्मारक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। उनके साथ मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह भी मौजूद थे। अमित शाह ने चूड़ाचांदपुर में जिले के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया और इम्फाल पूर्वी जिला स्थित मार्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स में एक पोलो खिलाड़ी की 120 फुट ऊंची प्रतिमा का भी अनावरण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ग्रेट निकोबार द्वीप की कैंपबेल खाड़ी में भारतीय नौसेना वायु स्टेशन आईएनएस बाज का दौरा किया। आईएनएस बाज भारतीय सशस्त्र बलों की अंडमान और निकोबार कमान की संयुक्त सेवाओं के तहत तैनात है। राजनाथ सिंह ने यहां सैनिकों के साथ बातचीत की। रक्षा मंत्री की यात्रा और सैनिकों के साथ उनका संवाद हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे के आलोक में अहम हो जाता है। आईएनएस बाज मलक्का जलडमरू मध्य की निगरानी करता है। आईएनएस बाज भारतीय नौसेना की वायु शाखा का सभी सुविधाओं से लैस अग्रिम परिचालन आधार है। ये ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच 6 डिग्री चैनल की भी निगरानी करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के अंतिम दिन देश के सबसे दक्षिणी हिस्से इंदिरा पॉइंट का दौरा किया। उनकी इस यात्रा के दौरान अंडमान और निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह भी साथ थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपनी इस यात्रा के दौरान रक्षा तैयारियों की समीक्षा की, सैनिकों को क्षेत्र में राष्ट्रीय हितों की रक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। असम और मेघालय की सरकारों ने अपने सीमा विवाद को सुलझाने को लेकर दोनों राज्यों के बीच हुए अंतर्राज्यीय समझौते के क्रियान्वयन पर रोक लगाने के मेघालय हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सीमा विवाद को सुलझाने को लेकर दोनों राज्यों के बीच हुए एक अंतर्राज्यीय समझौते पर असम, मेघालय के मुख्यमंत्रियों ने हस्ताक्षर किए थे। पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की ओर से दाखिल किए गए प्रतिवेदन पर गौर किया। इसमें कहा गया कि मामले में तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है क्योंकि उच्च न्यायालय की एकल और खंडपीठ ने उस अंतर्राज्यीय सीमा समझौते के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है जिस पर पिछले साल हस्ताक्षर किए गए थे। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा और असम के उनके समकक्ष हेमंत बिस्व शर्मा ने दोनों राज्यों के बीच अक्सर तनाव उत्पन्न करने वाले 12 विवादित क्षेत्रों में से कम 6 के सीमांकन के लिए पिछले साल 29 मार्च में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे और इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। असम और मेघालय के बीच सीमा विवाद 50 साल पुराना है। देश की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष 2022-23 में सालाना आधार पर घटकर 7% रहने का अनुमान है। बीते वित्त वर्ष में वृद्धि दर 8.7% थी। एनएसओ के राष्ट्रीय आय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार जीडीपी 2022-23 में 157.60 लाख करोड़ रुपए रहने की संभावना है, जबकि 31 मई 2022 को जारी 2021-22 के अस्थायी अनुमान में इसके 147.36 लाख करोड़ रुपए
रहने का अनुमान लगाया गया था। विनिर्माण क्षेत्र के कमजोर प्रदर्शन का अनुमान है। वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष में 7% रहने की संभावना है, जो 2021-22 में 8.7% थी। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि रुपए में सीमा पार व्यापार के लिए केंद्र सरकार और केंद्रीय बैंक की दक्षिण एशियाई देशों से बात चल रही है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा परीक्षण चरण में है और आरबीआई डिजिटल रुपए की पेशकश को लेकर बहुत ही सतर्कता और ध्यानपूर्वक आगे बढ़ रहा है। थोक डिजिटल रुपए के लिए आरबीआई की केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा की पायलट परियोजना की सफल शुरुआत के बाद पिछले साल 1 दिसंबर को उसने खुदरा सीबीडीसी की पायलट परियोजना शुरू की थी। आईएमएफ के सम्मेलन को संबोधित करते हुए शक्तिकांत दास ने कहा कि 2022-23 के लिए वैश्विक व्यापार दृष्टिकोण के साथ दक्षिण एशियाई क्षेत्र में व्यापक अंतर, क्षेत्रीय व्यापार से वृद्धि और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। शक्तिकांत दास ने कहा कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए मूल्य स्थिरता को प्राथमिकता देना सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। At the central bank level, a key dimension for cooperation in the region has been learning from each other on common goals and challenges, such as infrastructure financing, digital financial inclusion, reducing the cost of cross-border remittances by linking with the UPI system, and unconventional monetary policy, to name a few. Rupee settlement of cross-border trade and central bank digital currency, where the Reserve Bank of India has already started moving forward, can also be areas of greater cooperation in the future. उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा नियुक्त 10 एल्डरमैन को पहले शपथ दिलाने को लेकर आम आदमी पार्टी पार्षदों के तीखे विरोध के बीच नवनिर्वाचित दिल्ली नगर निगम की पहली बैठक महापौर और उप महापौर के चुनाव के बिना ही आज स्थगित कर दी गई। नियुक्त पीठासीन अधिकारी ने बताया कि एमसीडी सदन की बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। अगली तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। नवनिर्वाचित दिल्ली नगर निगम की पहली बैठक एमसीडी मुख्यालय सिविक सेंटर में हुई। शुरुआत बीजेपी पार्षद सत्य शर्मा को एमसीडी के महापौर और उप महापौर पद के चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी के रूप में शपथ दिलाने के साथ हुई। इसके बाद जब उपराज्यपाल की ओर से 10 मनोनीत पार्षद की नियुक्ति को लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद आपस में भिड़ गए। कई विधायक और पार्षद नारे लगाते हुए सदन के आसन के करीब पहुंच गए। एमसीडी में 250 निर्वाचित पार्षद शामिल हैं। दिल्ली में बीजेपी के 7 लोकसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के 3 राज्यसभा सदस्य और विधानसभा के अध्यक्ष की ओर से नामित 14 विधायक भी चुनाव में हिस्सा लेंगे। नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, उनकी जब ओथ होने लगी और नॉमिनेटेड जो पीठासीन अधिकारी है, चेयरपर्सन है, उन्होंने जब हाउस तरीके से चलाने के लिए कार्यवाही शुरू की तो उसमें अव्यवस्था पैदा करने का काम किया। हमारी बहुत सारी महिला पार्षदों के साथ भी बदतमीजी हुई और अन्य चीजें हुई। ये स्पष्ट तौर पे दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस में डील हुई है। नाजिया दानिश को हज कमेटी की मेंबरशिप दी गई है और इन रिटर्न उन्होंने कांग्रेस के पार्षदों का आज की वोटिंग से वॉकआउट इंश्योर किया है कि भारतीय जनता पार्टी को स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में फायदा पहुंच सके। और आइए अब एक नजर डालते हैं कुछ और मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जनवरी को 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पर प्रवासियों के सुरक्षित और कानूनी प्रवास को समर्पित एक डाक टिकट जारी करने वाले हैं। विदेश मंत्रालय के सुरक्षित जाएं, प्रशिक्षित हों अभियान के तहत ये डाक टिकट जारी किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में रीवा हवाई पट्टी के पास एक प्रशिक्षण विमान मंदिर के गुम्बद से टकराने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में विमान में सवार प्रशिक्षक पायलट की मौत हो गई, जबकि एक प्रशिक्षु पायलट घायल हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक 2 चरणों में 25 जनवरी और 9 फरवरी को 8-8 हजार करोड़ रुपए के सरकारी हरित बॉन्ड जारी करेगा। राशि को सार्वजनिक क्षेत्र की ऐसी परियोजनाओं में लगाया जाएगा जो कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद करती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने के मुद्दे पर देश भर के विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित सभी याचिकाओं को एक साथ जोड़ते हुए उन्हें अपने पास स्थानांतरित कर लिया।
कोर्ट ने इस मामले में केंद्र से 15 फरवरी तक जवाब दाखिल करने को कहा है। मुंबई की एक अदालत ने बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया की मानहानि की एक शिकायत की सुनवाई में भाग न लेने के लिए शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ जारी एक गैर जमानती वारंट को रद्द कर दिया। राउत अदालत में पेश हुए, जिसके बाद वारंट रद्द कर दिया गया। खबरें जारी हैं, आप बने रहे हमारे साथ। हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं आज की खबर। आइए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी बड़ी खबरों की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शनिवार को प्रतिष्ठित डिजिटल इंडिया पुरस्कार देंगी। सरकार ने देश में डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में डेलाइट के प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया। यह राज्य के प्रतिभाशाली युवाओं के लिए नई संभावनाएं खोलेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर्नाटक में जन संकल्प समावेश कार्यक्रम में केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया की फार्मेसी हब बन गया है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में अपने दूसरे चरण के पहले दिन सनोली पानीपत रोड से फिर से शुरू हुई। हरियाणा के कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ पदयात्रा में शामिल हुए। पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व वाली डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के 17 नेता कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, जिनमें जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद भी शामिल हैं। इन नेताओं की कांग्रेस में वापसी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा कर रहे हैं। आज उन्होंने शिवहर के बसैया राम गांव का दौरा करके विकास कार्यों का जायजा लिया। असम सरकार के चिकित्सा, शिक्षा और अनुसंधान विभाग ने असम कैंसर केयर फाउंडेशन के तहत 8 मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों और सभी कैंसर केंद्रों में पूर्व सैनिकों के इलाज के लिए क्षेत्रीय केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन के मामले में 12 आरोपियों के खिलाफ अदालत में पूरक आरोप पत्र दाखिल किया है। उत्तराखंड के जोशीमठ शहर पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। कई मकानों में दरार आने के बाद अब लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। इस बीच आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत कुमार सिन्हा और गढ़वाल आयुक्त सुशील कुमार ने जोशीमठ में आपदा प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। तकनीकी विशेषज्ञों की टीम ने उन जगहों का सर्वे किया जहां नई दरारें आई हैं। टीम ने उन जगहों पर भी निरीक्षण किया जहां नए जल स्रोत उभरे हैं। इस बीच चमोली प्रशासन ने शहर में और उसके आसपास सभी निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इलांग और मारवाड़ी के बीच एनटीपीसी की सुरंग और बाईपास रोड का निर्माण बंद कर दिया गया है। नगर पालिका द्वारा किए जाने वाले अन्य निर्माण कार्यों पर तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। जिला प्रशासन प्रभावित लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रहा है। मौसम से जुड़ी कुछ अहम खबरें। उत्तर पश्चिम भारत और देश के मध्य के साथ पूर्वी हिस्सों में कोहरे की घनी चादर छाई रही, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ। दिल्ली में आज भी शीतलहर का प्रकोप जारी रहा। दिल्ली में आज तापमान गिरकर 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे तक पहुंचा। आयानगर में न्यूनतम तापमान 1.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो शिमला, मसूरी और नैनीताल से भी कम रहा। खराब मौसम के कारण इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर करीब 30 उड़ानों और कम से कम 26 ट्रेनों पर असर पड़ा है। हालांकि शनिवार से उत्तर पश्चिम भारत में एक नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण ठंड से थोड़ी राहत मिलने के आसार हैं।
दूसरी तरफ हरियाणा और पंजाब में ठंड का कहर आज भी जारी रहा। दोनों राज्यों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया। हरियाणा का सबसे ठंडा क्षेत्र नारनौल रहा, जहां न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हिसार में कड़ाके की ठंड के साथ न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रहा। पंजाब के बलाचौर में न्यूनतम तापमान सबसे कम 3.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बठिंडा में न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस, गुरदासपुर में 3.8 डिग्री सेल्सियस और लुधियाना में 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में एक बार फिर कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता में कमी आई। राजस्थान में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। राज्य में कई जगहों पर पारा 0 तक गिर गया। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि शनिवार से लोगों को शीतलहर के प्रकोप से थोड़ी राहत मिल सकती है। प्रदेश के बीकानेर और सीकर में पारा गिरकर 0 डिग्री पर पहुंच गया। वहीं फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 0.7 डिग्री, चुरू में 1 डिग्री, अंताबारा में 1.1 डिग्री, नागौर में 1.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से आने वाले 48 घंटों के दौरान राज्य के ज्यादातर हिस्सों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। वहीं जम्मू कश्मीर में न्यूनतम तापमान में कुछ सुधार होने से घाटी में भीषण सर्दी से थोड़ी राहत मिली। मौसम विभाग के मुताबिक घाटी में शनिवार के बाद कुछ दिनों तक बर्फबारी हो सकती है। श्रीनगर में कल रात न्यूनतम तापमान 0 से नीचे 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। घाटी के प्रवेश द्वार कांजीकुंड में न्यूनतम तापमान 0 से नीचे 5.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि सीमांत जिले कुपवाड़ा में न्यूनतम तापमान 0 से नीचे 5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वार्षिक अमरनाथ यात्रा के आधार शिविर अनंतनाग के पहलगांव में न्यूनतम तापमान 0 से नीचे 8.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में स्थित प्रसिद्ध स्की रिजॉर्ट गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान 0 से नीचे 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और एक नजर अंतर्राष्ट्रीय खबर पर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने सशस्त्र बलों को ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस की छुट्टी के लिए इस सप्ताह के अंत में यूक्रेन में एक तरफा 36 घंटे का संघर्ष विराम रखने का आदेश दिया है। रूस ने पिछले साल फरवरी में यूक्रेन पर हमला किया था, जिसके बाद से पहली बार रूस ने संघर्ष विराम रखने की घोषणा की। बहरहाल यूक्रेन ने अपनी ओर से संघर्ष विराम रखने का कोई संकेत नहीं दिया। ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस हर साल 7 जनवरी को मनाया जाता है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं गुजरात के वडोदरा में आयोजित एशिया के सबसे बड़े विंटेज कार शो की तस्वीरों के साथ। आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।